हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी एरा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू टू एवरीवन हैप्पी दुर्गा पूजा। आप सभी को दुर्गा पूजा की ढेरों सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की आप पे असीम कृपा बनी रहे, आपको हर एक सफलता प्रदान करे, ऐसी माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ। चलिए, क्या दोस्तों आप सभी लोग भी इस 2020 और 21 के एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्या आप बिहार बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं? यदि हाँ, तो ये बिल्कुल वीडियो आपके लिए बनी हुई है। जैसा कि आप सभी का 11th ऑफ नवंबर से आप सभी का स्टार्ट होने वाला है सेंटअप एग्ज़ामिनेशन, और साथ ही साथ आपके फरवरी में आपकी एग्ज़ामिनेशन भी होने वाली है, बोर्ड की एग्ज़ामिनेशन, जिसके लिए आपको काफ़ी अच्छी से प्रिपरेशन करनी चाहिए। और आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज जैसे कि मैंने आप सभी के लिए लगभग 35 क्वेश्चन जो बिल्कुल ग्रामर पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपके जो क्वेश्चंस हैं आने वाले एग्ज़ाम, आपके सेंटअप एग्ज़ाम हो या आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, दोनों में यही क्वेश्चन पैटर्न यही होने वाले हैं। आप मेरे पे एक बार ट्रस्ट करें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश गॉड गिव यू पीस। भगवान तुम्हें क्या दे? शांति दे। भगवान तुम्हें लंबी उम्र प्रदान करे। भगवान तुम्हें हर एक सफलता प्रदान करे। भगवान तुम्हें गर्त में ले जाए। कभी हम इस तरह की जब बातें करते हैं, इट मीन्स कभी भी हम किसी को इससे, जब किसी को अपनी इच्छा से हम कुछ बताते हैं, तो या तो हम उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, या श्राप दे रहे हैं। जिस सेंटेंस में आपको हमेशा इस तरह का साइन ऑफ एक्सक्लामेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इस टाइप के सेंटेंस में, जिसमें आप किसी को आशीर्वाद, दुआ या श्राप देते हो। तो इस तरह के सेंटेंस में हम हमेशा मे का प्रयोग करते हैं। मे का वैसे प्रयोग होता है संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस में जो है हम अक्सर मे का प्रयोग जो होता है भगवान करे इस संदर्भ में करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द चिल्ड्रेन डैश बिफोर आई रीच्ड होम। बच्चे क्या हो चुके होंगे? सो चुके रहेंगे मेरे घर पहुंचने से पहले। जब आपको कोई लेंदी सेंटेंस दिया जाए, पहले आप उसमें ढूंढो क्या कोई वर्ब लिखी हुई है। हाँ जी, बिल्कुल, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रीच्ड एक वर्ब लिखी हुई है। अब आपको पता नहीं चल रहा होगा कि हाँ ये वर्ब कैसे, आपने कैसे समझा, मुझे भी समझा दीजिए। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जब भी कोई हिंदी शब्द, जिस हिंदी शब्द के अंत में ना होगा, क्या लिखा होगा? ना लिखा होगा। रिच मतलब होता है पहुँचना। तो जो भी हिंदी शब्द जिसके अंत में ना होता है वह वर्ब होता है, और उस वर्ब में यदि ईडी लग जाएगा तो हम उसे वर्ब की सेकंड फॉर्म भी कहते हैं। तो जब एक सेंटेंस में, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, यदि किसी सेंटेंस में एक वर्ब पास्ट किया जाए तो पूरा का पूरा सेंटेंस वह पास्ट में ही चलने वाला है। या तो सिंपल पास्ट हो, या पास्ट परफेक्ट हो, वह प्रेजेंट या फ्यूचर में सेंटेंस नहीं मूव कर सकता है। ऑप्शन ऑफ नंबर 1 है विल स्लीप। क्या ये होगा? ये देखो, आई रीच्ड, मैं पहुंच चुका रहूँगा, इस मैं पहुंचूंगा तब तक सो जाएंगे, यहाँ पे तो फ्यूचर हो गया, ये रॉन्ग हो गया। स्लिप्स आपका वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, इट मीन्स ये प्रेजेंट टेंस है, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। स्लेप्ट ये सेकेंड फॉर्म में हो सकता है, और हैड स्लेप्ट ये भी आपका पास्ट परफेक्ट है, ये भी हो सकता है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से सुनेंगे। इस तरह के सेंटेंस जब भी आते हैं जिसमें पास्ट के दो काम होते हो, एक काम पहले बीत चुकी है और साथ में दूसरी काम उसके बाद जस्ट हुई हो। जैसे आपने सेंटेंस बहुत अच्छे ज़्यादा पढ़े होंगे ग्रामर में कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जो हम अक्सर जो है सेंटेंस का एक पार्ट जो होता है वह सिंपल पास्ट, और दूसरा पार्ट जो हमारा होगा वह पास्ट परफेक्ट बनेगा। इस वजह से हमारा यहाँ पे जो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बनने के लिए हमें यहाँ पे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे भी रीच्ड लिखा हुआ है। रीच्ड की मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इट मीन्स पास्ट की ओर जा रहा है, जिस वजह से हमारा यहाँ पे हैड स्लेप्ट सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ 10 o'clock, 10 बज चुके हैं, एंड यू डैश नॉट ब्रेकफास्ट इट, और तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किए हो। अब यहाँ पे देखो, आपको एक वर्ड दिख रहा है येट। आपको मैं इसे बताने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स कुछ वर्ड्स बता देता हूँ। अब देखेंगे, ध्यान रखेंगे, किसी भी सेंटेंस में यदि आपको ऑलरेडी दिख जाए, येट दिख जाए, ऑफेन दिखे, जस्ट दिखे, रिसेंटली दिखे, ऑलरेडी पहले से ही, येट अभी तक, ऑफेन प्रायः, जस्ट अभी तुरंत, रिसेंटली हाल फिलहाल,
और ये सारे वर्ड वैसे मैंने मेंशन कर दिए, ये आपको 5 वर्ड कहीं किसी भी सेंटेंस में दिख जाएगा, वहाँ पे आप हमेशा हैज़ हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ करोगे। इट मीन्स वह हमें प्रेजेंट परफेक्ट में ही सेंटेंस बनने वाला है। चलिए देखते हैं, यहाँ भी देखिए आपने येट लिखा हुआ है, यहाँ हमें प्रेजेंट परफेक्ट बनाना पड़ेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट बनने के लिए हमें लिखना पड़ता है हैज़ या हैव। यदि हैज़ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव, और हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो आर लिखा हुआ, ये रॉन्ग होगा, हैज़ लिखा हुआ सही होगा, हैव लिखा हुआ सही होगा, विल लिखा हुआ रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे यू के साथ आप कौन सा वर्ब यूज़ करते हो, यू के साथ क्या सिंगुलर या प्लूरल, तो सर हम यू के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, इसी वजह से यू हैव फिनिश्ड, यहाँ पे हमारा हाफ फिनिश्ड हो जाएगा। इट इज़ 10 o'clock, 10 बज चुके हैं, एंड यू हैव नॉट फिनिश्ड ब्रेकफास्ट येट, तुमने अभी तक अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट नहीं किया है। नंबर 4, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। ये आपके पास 4 सेंटेंस दिए रहेंगे, आपके एग्ज़ाम में ऐसे 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको उसमें से सही लाइन को चुनना है। इसके लिए आप क्या करें, आप हर एक लाइन को बारीकी से ध्यान से पढ़ें, आपको वहाँ पे सही जो सेंटेंस होगी, यदि आपने हल्की भी इंग्लिश पढ़ी है तो वो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। पहले यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आई विश लिखा हुआ, जब भी आई विश लिखा होता है या इफ़ यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो गरीबों को रोज़गार देता, यदि मैं राजा होता तो प्रजा की सेवा करता, ये सब जब भी कभी सेंटेंस दिखते हैं तो इसे हम काल्पनिक वाक्य कहते हैं, केवल हम इमेजिन कर सकते हैं या हम सोच सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्यों ही सब्जेक्ट आपका आई हो, ही हो, सी हो, इट हो, सभी के साथ आप वर का ही प्रयोग करेंगे, वेयर का ही प्रयोग करते हैं हम सभी सब्जेक्ट के साथ। अब देखिए यहाँ पे आई विश वर, यहाँ पे आई विश के बाद हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होनी चाहिए थी, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे आके रखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब के बाद, जिस वजह से सेंटेंस रॉन्ग हो गया। आई विश आई वाज, अभी मैंने आपको जस्ट बता दिया, आई के साथ जब भी कोई इस तरह के आई विश लग जाए या इफ़ आई कभी भी लगा हुआ सेंटेंस मिलेगा तो हम हमेशा आगे वर का प्रयोग करते हैं, ना कि वाज का, इसीलिए रॉन्ग हो गया। यहाँ पे आई वर लिखा हुआ सही हो जाएगा, फिर यहाँ पे वॉज लिखा हुआ इसीलिए रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा आई विश आई वर यंग अगेन, मेरी इच्छा है मैं काश फिर से ऐसा दोबारा से जवा हो पाता, ऐसा सेंटेंस कह रहा है। नंबर 5, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, ये भी वही सेंटेंस है। जॉन इज़ अ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, जॉन इस क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा है बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, आपने पढ़ा होगा ना गुड। गुड जो होता है आपका पॉजिटिव डिग्री होता है, इसी का कंपैरेटिव होता है बेटर, और इसी का सुपरलेटिव होता है बेस्ट। जब भी ध्यान रखेंगे, जब भी कभी कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस में यूज़ होता है तो उसके बाद हम डैन का प्रयोग करते हैं, और जब भी कभी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होता है तो हम उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री की तरह यूज़ हो रहा है, इसके पहले यहाँ पे आर्टिकल अ लिखा हुआ है, इस वजह से रॉन्ग होगा। यहाँ पे द बेस्ट लिखा हुआ है, ये सही होगा। बेस्ट के पहले कोई आर्टिकल नहीं लिखा हुआ, रॉन्ग होगा। गुड के पहले देखो यहाँ पे, तो ये तो सही हो सकता है ना सर, जॉन इज़ गुड स्टूडेंट ऑफ द क्लास, लेकिन क्या यहाँ पे जॉन आपने पढ़ा होगा ना, जॉन इज़ अ गुड स्टूडेंट बोलते हो या जॉन इज़ गुड स्टूडेंट, सर यहाँ पे भी जॉन इज़ अ गुड स्टूडेंट होता तो ये भी सही हो जाता, जिस वजह से हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा जॉन इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन शालिनी डैश बैक शी विल स्लीप, जब शालिनी वापस आएगी वह सो चुकी रहेगी, ऐसा सेंटेंस कह रहा। जब भी इस तरह का सेंटेंस दिखे जिसमें आपका सेंटेंस व्हेन से, अनटिल से, टिल से, इफ़ से, ये सब सेंटेंस को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। ये सारे वर्ड से यदि आपका सेंटेंस शुरू होता है एज सून एज से, तो इस तरह के सेंटेंस को हम एक पार्ट जो होता है हमारा वो सिंपल फ्यूचर बनेगा, और एक पार्ट जो है हमारा वो सिंपल प्रेजेंट हम बनाते हैं। अब आपको देखना होगा इस तरह का जब भी सेंटेंस मिले तो आप पहले देखो क्या अगली पार्ट सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल फ्यूचर है। देख रहे हैं हम लोग सी विल स्लिप, इट मीन्स ये सिंपल फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे अब क्या हराना चाहिए, यहाँ पे हमें प्रेजेंट टेंस चाहिए, प्रेजेंट में भी सिंपल प्रेजेंट चाहिए। शालिनी सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हम यहाँ पे कम्स का प्रयोग करेंगे।
व्हेन शालिनी कम्स बैक, जब शालिनी वापस आती है, शी विल स्लीप, वह सो चुकी रहेगी। और इसे ध्यान रखेंगे, जब भी कंडीशनल सेंटेंस आता है तो कंडीशनल मतलब जिस सेंटेंस में व्हेन, टिल, अनटिल, एज सुन एज, इफ़ वगैरह ये सब कभी वर्ड लगे रहेंगे, इसके बाद हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। हमारा जो अगला जो क्लॉज होगा वो हमें हमेशा फ्यूचर में यूज़ करेंगे। वैसे आप इस तरह से अगर ना याद रहे, आप ऐसे याद रखेंगे कि एक पार्ट यदि सिंपल फ्यूचर है तो दूसरा पार्ट सिंपल प्रेजेंट, यदि एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट है तो दूसरा पार्ट सिंपल फ्यूचर। नंबर 7, ही रीड्स इन डैश यूनिवर्सिटी, वह एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। इसका राइट आंसर हमारा एन बनेगा क्या? नहीं, एन हमारा रॉन्ग होगा। जब भी आपको आर्टिकल लगाने को मिले तो आप उस वर्ड के पहले, जिस वर्ड के पहले आर्टिकल लगाना है, आप उसे एक बार हिंदी में जरूर लिखिए। देखो आप यूनिवर्सिटी को ऐसे य से लिखोगे कि नहीं लिखोगे, और यह एक व्यंजन वर्ण है कि नहीं, ये कॉन्सोनेंट है ना, और कॉन्सोनेंट के पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं? कॉन्सोनेंट के पहले तो हम आर्टिकल अ का यूज़ करते हैं ना, इस वजह से हमारे यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी सही होगा। नंबर 8, आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग। ठीक दोस्तों, मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ, एक्चुअली मुझे 35 क्वेश्चन का डिस्कशन करना है इसी वजह से, बट मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग, मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ सुबह से। अब आपको मैं एक और रूल बता दूँ, जिस भी सेंटेंस में आपको फोर या सिंस दिख जाए, फोर या सिंस दिखेगा, उस सेंटेंस में हमेशा हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, इट मीन्स जिस सेंटेंस में आपको सिंस या फोर दिखेगा वहाँ पे आप हैज़ और हैव के साथ क्या करोगे? बीन लगा दोगे, और उस बीन के बाद वर्ब में ing का प्रयोग करना होता है। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब सिंस लग गया सुबह से, जिस वजह से हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा आई हैव बीन वेटिंग। अब आई एम वेटिंग नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिंस लगा हुआ है, सिंस और फोर, आप इसी दो वर्ड को ध्यान रखिए। नेक्स्ट नंबर 9, माई सिस्टर डैश अ ड्रेस फॉर हर बर्थडे नेक्स्ट संडे, मेरी सिस्टर एक ड्रेस खरीदेगी अगले रविवार को। अब देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन है इज़ बाइंग, इज़ बाइंग सर फ्यूचर में, यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब होता है अगले संडे, इट मीन्स भविष्य की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम इज़ बाइंग का प्रयोग नहीं करेंगे। वैसे आपने पढ़ा होगा टेंस में कि हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का प्रयोग निकट भविष्य की बात बताने के लिए करते हैं, जैसे टुमारो हो जाएगा, टू नाइट हो जाएगा, जैसे वह आज रात आ रहा है तो हम ही इज़ कमिंग टू नाइट हमारा सही होगा, लेकिन ये अगले संडे की बात हो रही है जिस वजह से यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है वॉज बाइंग, ये देखो नेक्स्ट आगे अगले संडे, और वाज मतलब पास्ट की भूतकाल की बात हो जिस वजह से ये रॉन्ग हो गया। विल बाय हो सकता है ये हमारा सही होगा ना। हैज़ बॉट होता है प्रेजेंट परफेक्ट, जो काम अभी अभी जस्ट हुआ है, तो इस तरह के सेंटेंस को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे पापा अभी बाजार गए, फादर हैज़ गोन टू द मार्केट, तो उसमें हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये तो नेक्स्ट संडे आगे की बात हो रही है, तो इस वजह से हमारा ये भी रॉन्ग होगा। हमारा राइट आंसर बनेगा विल बाय, माई सिस्टर विल बाय अ ड्रेस फॉर हर बर्थडे नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट नंबर 10, द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा, क्या कहा? टेक मेडिसिन इन टाइम, दवा को क्या लो? समय पर लो। यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शन मेंशन नहीं किया, एक्चुअली थोड़ी सी स्पेस कम हो रही थी जिस वजह से मैंने 2 ही ऑप्शन को यहाँ पे मेंशन कर पाया हूँ। तो आप सही समझना है आपको, अब ऑप्शंस क्या, आपको जो सही आंसर है वो समझेंगे। पहले इस तरह के सेंटेंस में समझिए, यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखी गई, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा होती है सर, ये टाइपो है, मिस्टेक हो गई है। अब यहाँ पे समझेंगे, टेक का मतलब क्या होता है? लेना होता है। लेना मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों? मैंने अभी आपको बताया, जिस भी हिंदी शब्द के अंत में ना होगा वो सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे कौन सा सेंटेंस कहेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस तरह के सेंटेंस में अक्सर लोगों को सुझाव दिया जाता है, एडवाइस जिसे आप कहते हो, सजेशन दिया जाता है, रिक्वेस्ट करते हैं, इस तरह की विनती करते हैं, इसी तरह के बातों का जिक्र होता है। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस आपको जो
इनडायरेक्ट स्पीच में दिखे, इनडायरेक्ट में चेंज करना है लेकिन वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगी, तो हम जब भी उसे चेंज करते हैं तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले जैसे आप डैट लगाते हो ना, तो डैट ना लगा करके यहाँ पे आपको टू लगाना होगा। तो देखो सेड टू को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे एडवाइज्ड में। क्यों? क्योंकि हमें डॉक्टर एडवाइस ही ना देते कि दवा आप समय पे लो, वो आपकी मर्जी, आपको लेने का मन है तो आप लो दवा समय पे, आपकी मर्जी नहीं तो मत लो, वो आपकी हेल्थ पे असर होगा ना। तो इस वजह से जो है हम यहाँ पे डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। बाद बाकी हम तो पूरा का पूरा वैसे ही सेंटेंस लिखने वाले, बस यहाँ पे से टू को कन्वर्ट किया एडवाइज्ड मी और इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को मैंने चेंज कर दिया टू में। आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यहाँ पे टेक जैसे ही दिख जाएगा कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप आगे वहाँ पे टू का प्रयोग करोगे। नंबर 11, ही सेज डैट, वह कहा, ही राइट्स अ नॉवेल, वह एक नॉवेल लिखता है। इस सेंटेंस में आपको एक्टिव वॉइस चूज़ करना है, ये पैसिव में लिखा हुआ है, आपको एक्टिव बताना है, इसका एक्टिव कौन होगा। अब पहला एक चीज़ पहले समझिए, सेज लिखा हुआ है, जब भी इस तरह का सेज यहाँ पे सेड ही लिखा होता है, जब भी हम चेंज करते हैं तो सेड लिखा होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब में, लेकिन यहाँ पे तो सेज लिखा हुआ है। अब ज़्यादा रूल के अंदर ना डूबे, मैं जैसे जैसे ट्रिक के साथ बता रहा हूँ, आप ट्रिक को समझने की कोशिश करें। सेज लिखा हुआ, सेज इट मीन्स जो है यह प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है, और नरेशन में यदि यह सेज लिखा होता है तो आगे टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखो सभी में ही सेज लिखा हुआ, मतलब ये सब सही है। आगे देखते चलते हैं, ही मतलब यहाँ पे थर्ड पर्सन, और आई यहाँ पे सभी जगह आई लिखा हुआ, आई फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, मतलब ही सही है। अब देखो यहाँ पे विल राइट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे राइट्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये तो रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि यहाँ पे सेज लिखा हुआ है, हम टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, यहाँ पे तो विल राइट गलत हो गया। रॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर भी यहाँ पे राइट्स लिखा हुआ प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे पास्ट लिखा हुआ, रॉन्ग हो गया। अब देखो आई के साथ क्या राइट्स होता है? आई के साथ तो हमेशा सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, तो राइट्स तो ये भी रॉन्ग हो गया। ही सेज आई राइट अ नॉवेल, हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन नंबर 11 समझ आया हो। नंबर 12, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। आपको इस तरह के कोई भी छोटे मोटे वर्ड्स पूछ लिए जाएंगे, ज़्यादा वो भारी भरकम वाले वर्ड नहीं मिलने वाले, आप ध्यान से पढ़ते चलेंगे, हर एक वर्ड का स्पेलिंग आपको पता चलेगा। यहाँ पे वैसे मैंने फैमिली का स्पेलिंग दिया हुआ है। अब देखो पहला वर्ड लिखो फैमिलिया, ये तो कोई वर्ड ही नहीं होता है। फैमिलीज़ FAMILIES हो सकता है, चलो सही है। फैमिलीज़ ये कोई वर्ड ही नहीं होता है, ये फैमिलीज़ कुछ नहीं है सर। यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 फैमिलीज़ FAMILIES। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आपको स्पेलिंग सही चूज़ करना है। देखो पहला है गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट तो नहीं होता है, गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट होता है, या गवर्नमेंट होता है, या गवर्नमेंट होता है। अब समझते चलते हैं सर, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्न, GOVERN गवर्न, और MENT बस हो तो गया। यहाँ पे देखो गवर्नमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे गवर्नमेंट लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा होता है गवर्नमेंट, लेकिन प्रोनाउंस करते हम लोग गवर्नमेंट, ठीक है। नंबर 14, ही टर्न्स वाटर डैश वेपर, जो उष्म जो होती है, जो उष्मा क्या करती है, पानी को परिवर्तित कर देती है वाष्प में। जब इस तरह का काम जिसमें परिवर्तन हो रहा होता है, तो उस परिवर्तन को, जैसे कि कोई चीज़ जिससे वह कुआं में डूब रहा है, वह कुआं में कूद गया, वह नदी में कूद गया, इट मीन्स वह क्या कर रहा है, वह गति करके अंदर में जा रहा है ना। अब जैसे उष्मा क्या करता है, पानी को भाप में बदलता है, वाष्प में बदलता है, इट मीन्स क्या, वो भी तो मोशन करके चेंज हो रहा है, परिवर्तन तो हो रहा है ना। तो जब इस तरह का कोई परिवर्तन होता है तो उसमें हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। ही टर्न्स वाटर इनटू वेपर। अब पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, आप पढ़ के भी चेक कर सकते हो। जॉन डॉन का तो नाम आपने सुना है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट। जॉन डॉन इज़ द डैश इंग्लिश पोएट। जॉन डॉन क्या है इंग्लिश पोएट के? इज़ द ग्रेट इंग्लिश पोएट। क्या होगा ग्रेट? ग्रेटर होगा, टू ग्रेट होगा, या ग्रेटेस्ट होगा। सबसे पहले मैं टू ग्रेट के बारे में बता दूं। एक होता है टी और टू, ये टू जो है हमारा एक, जब भी हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं, जिसे हम इन्फिनिटिव बुलाते हैं। लेकिन इस टू का यहाँ पे जो TOO लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है नकारात्मक सेंस में, नेगेटिव सेंस में, ज़रूरत से अधिक, मतलब जब बहुत ज़्यादा हो जाए, बोले तो ही इज़ टू डल, वह ज़रूरत से अधिक सुस्त है। तो
तो टू का प्रयोग हम नकारात्मक सेंस में करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में। लेकिन इस सेंटेंस में आपको दिख रहा है द की वजह से, जो मैंने आपको तुरंत स्टार्टिंग में बताया था एक रूल, कि जब भी यदि आर्टिकल द लग जाए और उसके बाद अगर मुझे डिग्री का यूज़ करना है, एडजेक्टिव का, तो हम ग्रेट, देखो पॉजिटिव डिग्री है, ग्रेटर कंपैरेटिव डिग्री, और मैंने बताया कंपैरेटिव के बाद देन आता है, टू ग्रेट यहाँ पे लगेगा नहीं, और यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा ग्रेटेस्ट। जॉन डन इज़ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट। जॉन डन जो हैं इंग्लिश के महान कवि में से एक गिने जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 16, जॉन डैश फ्रेंच। जॉन क्या करता है? फ्रेंच बोलता है। जॉन स्पीक, जॉन तो सिंगुलर है तो जॉन के साथ क्या स्पीक आएगा? जॉन तो सिंगुलर है तो जॉन के साथ स्पीक आना तो गलत बात है। अब ध्यान रखेंगे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी हमें सिंगुलर चाहिए, और वर्ब को हम सिंगुलर बनाने के लिए हम वर्ब में एस या ईएस को ऐड करते हैं, जिस वजह से हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा जॉन स्पीक्स फ्रेंच। जॉन स्पीकिंग तो होगा नहीं, क्योंकि आईएनजी वाली वर्ब तब आती है जब उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर रहेगी तभी आईएनजी वाली वर्ब आएगी। इज स्पीकिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जॉन फ्रेंच बोलता है, ये उसकी आदत है, और आदत को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। नंबर 17, डैश इज इम्पॉसिबल। क्या चीज़ इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल मतलब जो नहीं कर सकते। इन द डीप वाटर, गहरे पानी में, तो यहाँ पे ऑप्शन है स्विमिंग। तैरना जो है बहुत ही मुश्किल है गहरे पानी में। आप लोगों ने कभी ये ट्रांसलेशन जरूर बनाया होगा कि तैरना एक व्यायाम है, स्विमिंग इज़ अ एक्सरसाइज, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो बिल्कुल यहाँ भी वही तरह का आपका सेंटेंस है। जब भी हम कभी इस तरह का सेंटेंस अगर दिख जाए तो उसमें हम लोग वर्ब में आईएनजी लगा करके हम यूज़ करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जिरंड। क्या कहेंगे हम इसे? हम लोग जिरंड। और जिरंड जो हमारा यहाँ पे एक सब्जेक्ट के रूप में भी वर्क कर रहा है, इस वजह से हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा स्विमिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द डीप वाटर। गहरे पानी में तैरना मुमकिन नहीं है, अमुमकिन कार्य है। नेक्स्ट नंबर 18, वी नीड। हम सभी को ज़रूरत है सम टाइम, कुछ समय की, डैश आउट द इश्यूज़। इशू के जो मतलब जो ये जो विवाद हुआ है उसके बारे में पता लगाने के लिए। अब देखो इस सेंटेंस में वी लिखा हुआ है, वी के बाद देखो वी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नीड, नीड मतलब आवश्यकता है, वर्ब हो गया, यह तो सब्जेक्ट हुआ, ये नीड वर्ब हो गया, मतलब इस सब्जेक्ट का वर्ब मिल चुका है। अब आप ध्यान से सुनेंगे, जब कोई सेंटेंस में उस सब्जेक्ट के लिए वर्ब का प्रयोग हो चुका है और यदि आगे कोई दूसरा वर्ब प्रयोग होना चाह रहा है तो हम उस वर्ब को टू के साथ फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, जिस वजह से हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा वी नीड सम टाइम टू सॉर्ट आउट द इशूज़। हम सभी को कुछ समय की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? तो ये जो इशू है, ये जो विवाद है, उसे हमें क्लियर करने के लिए, उसे हमें पहचानने के लिए। तो ध्यान रखिए यहाँ पे नीड, ऑलरेडी नीड मतलब आवश्यकता होना, नीड आपका, नीड्स आपका वहाँ पे मॉडल्स भी हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब भी बनता है। नेक्स्ट नंबर 19। यदि दोस्तों यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ यार दिल से एक बार आप लाइक कर दो। आपका तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, मैं बस आपको प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे और भी दोस्त बचे हुए हैं, उनकी भी प्रिपरेशन रुकी हुई, तो आप प्लीज़ उनसे भी ये वीडियो शेयर करो और उन्हें भी कहो कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स तक मैं हर एक वह महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा दूँ जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। नंबर 19, आई एम डैश अ न्यूज़पेपर नाउ। मैं अभी एक क्या कर रहा हूँ? न्यूज़पेपर को पढ़ रहा हूँ। अब इस सेंटेंस में देखेंगे, कभी भी किसी सेंटेंस में आपको दिख जाएगा नाउ, एट प्रेजेंट, ये वर्ड ध्यान रखेंगे, नाउ, एट प्रेजेंट, फिर आपको वर्ड दिख जाएंगे एट दिस मोमेंट। ये कुछ वर्ड जो हैं आपको दिख जाते हैं तो उस सेंटेंस को हम हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ करते हैं। नाउ का मतलब होता है अभी, एट प्रेजेंट का मतलब होता है अभी, एट दिस मोमेंट का मतलब होता है इसी क्षण। तो इस सेंटेंस को हम लोग हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही प्रयोग करते हैं। वैसे यहाँ पे आपको एम लग गया है, ध्यान रखेंगे कभी भी आपको दिख जाए इज़, एम, आर और या तो वॉज, वर, तो इसके बाद हम जनरली हमेशा, ज़्यादातर हमेशा ही बोले तो वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं। वैसे इसका अगर हमें चाहे तो हम पैसिव बना दें, तब तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन जब नॉर्मल सेंटेंस होता है तो इज़, एम, आर, वॉज, वर के बाद वर्ब में आईएनजी ही लगाना हमें सही माना जाता है। इस वजह से यहाँ पे होगा आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर नाउ। मैंने दोनों रीज़न बताया, यहाँ पे नाउ भी लिखा हुआ है, एम भी लिखा हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे रीडिंग का प्रयोग हुआ है।
नेक्स्ट नंबर 20, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे कहा, क्या कहा, टू कम इन टाइम, क्या करो तुम समय पे आ जाओ। अब इस सेंटेंस का आपका पैसिव चूज़ करना है। पैसिव क्या होगा, टू कम इन टाइम। देखो जब भी हमें एक्टिव से पैसिव बनाना होता है तो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना सबसे पहला ज़रूरी है। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन होगा, आई, मतलब मैं बुलाया, मैंने उससे कहा, किससे कहा, उससे कहा, हिम से कहा, तो सब्जेक्ट हमारा आई हुआ, ऑब्जेक्ट हमारा हिम हुआ। अब आगे चलते हैं, आई सब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट, तो हमें पहले हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है, तो हमारा तो टू वाला तो रॉन्ग हो गया, ही से सेंटेंस स्टार्ट होगा ना, ही। अब देखो आस्क्ड लिखा हुआ है, ये तो पास्ट में चला गया, और जब भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी होती है तो उसे यदि हम पैसिव में चेंज करते हैं तो कैसे लगाते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब भी कौन सा, तो वॉज या वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब देखो ही हैड आस्क्ड टू कम इन टाइम, अब इस सेंटेंस में वैसे भी देखो रॉन्ग ही कैसे है, ही हैड आस्क्ड, उसने कहा, टू कम इन टाइम, समय पे आने के लिए, किसको, मेरे द्वारा, ऐसा तो नहीं होगा ना। यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा ही वॉज आस्क्ड बाय मी, उसे मेरे द्वारा कहा गया, क्या कहा गया, कि समय पे आ जाना, टू कम इन टाइम। देखो हिम का यहाँ पे मैंने ही लिखा, हिम का सब्जेक्ट बना ही, जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती ये सिंपल पास्ट में, इसीलिए वॉज का मैंने यहाँ पे प्रयोग किया, और वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने लगाया, ही वॉज आस्क्ड बाय मी, किसके द्वारा, मेरे द्वारा बुलाया गया, क्या करने के लिए, कि समय पे आ जाओ। नंबर 21, ए मैंगो वॉज ईटन बाय मी, एक आम खाया गया मेरे द्वारा। इसका भी आपको क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है। अब एक्टिव कैसे बनाओगे, अब देखो पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, मी होगा, मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई बनेगा, तीनों में है। अब देखो वॉज ईटन मतलब फिर पास्ट में चल रहा है, तो पास्ट में चल रहा है मतलब इसका सिंपल में बनाऊंगा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए, हैज़ ईटन, ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया, रॉन्ग हो गया, आई ईट सिंपल प्रेजेंट रॉन्ग हुआ, यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा आई एट अ मैंगो, मैंने एक आम खाया। जब भी आपको कोई पास्ट एक्टिव पैसिव में बस वही जब जैसे कि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही हुआ बनेगा, यदि पास्ट में तो वो पास्ट में ही बनेगा। नंबर 22, समबडी कैम हियर, कोई यहाँ आए हैं, कोई यहाँ आए, आई डू नॉट नो हिम, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। अब इसको क्या करना है, आपको कम्बिनेशन करना है, इट मीन्स ये दो सेंटेंस को आपको एक साथ जोड़ना है। अब देखो पहले सेंटेंस में लिखा हुआ आई विल नॉट, क्या कहीं पे विल लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, नहीं ना, रॉन्ग हो गया। आई हैड नॉट, हैड लिखा हुआ नज़र है, नहीं है, रॉन्ग हो गया। आई कांट नो, कांट लिखा हुआ है, नहीं है, तो लिखा क्या हुआ है, आई डोंट नो हु केम हियर, हो गया, बस सिंपल तो है ऐसे ही। आपको मिले ना तो ऐसे बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, यही क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न यही होंगे, पैटर्न ये होंगे, तो आप पढ़ के तो आप पहचान सकते हो ना। आप एक बार ध्यान से पढ़ते चलो, सब जो वर्ड उस सेंटेंस में लिखा हुआ सेम टू सेम इस वर्ड्स इसमें है क्या, एक्स्ट्रा वर्ड्स तो नहीं लिखे गए, यदि एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं तो हमारे वह सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। नंबर 23, ही डैश ड्रिंकिंग, वह क्या करता है, सॉरी यहाँ पे, हाँ कोई नहीं, ही डैश ड्रिंकिंग, वह ड्रिंकिंग को क्या कर दिया, छोड़ दिया, ऐसा कहा गया। अब यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब मैंने लिखा है गेव अवे, ही गेव अवे ड्रिंकिंग, गेव अवे का मतलब होता है बांट देना, क्या उसने पीने की जो आदत थी उसे बांट दिया, मतलब दूसरों में पहुँचा दिया कि तू भी भाई थोड़ा सा पी के देख ले, ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट है गिव इन, गिव इन का मतलब होता है झुक जाना, या किसी से आप जब हार मान जाते हो तब हम यहाँ पे गिव इन कहते हैं। गिव बैक का मतलब हो जाता है आपका लौटना, गिव बैक मीन्स वापस आना, रिटर्न आने को हम लोग कहेंगे गिव बैक। और गिव अप का मतलब हो जाता है किसी चीज़ को छोड़ देना या त्याग देना, तो गिव अप का यहाँ पे मैंने सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है गेव अप, ये याद रखेंगे, ये सारे फ्रेजल वर्ब हैं जिसका मतलब होता है त्याग देना, उसने त्याग दिया, क्या त्याग दिया, छोड़ दिया, उसने पीना छोड़ दिया। नंबर 24, ही इज़ डैश फिजिक्स दीज डेज, वह इन दिनों क्या कर रहा है, फिजिक्स को पढ़ रहा है। दीज डेज मैंने आपको तुरंत कुछ देर पहले बताया था, क्या बताया था, जिस सेंटेंस में आपको दिख जाए नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, ये दीज डेज, दीज मंथ, दीज ईयर, तो इस तरह के सेंटेंस को हम हमेशा कॉन्टीन्यूअस में बनाते हैं, कॉन्टीन्यूअस में। और देखो यहाँ पे वैसे इज लिखा हुआ आपको तो नज़र आ ही रहा है, और मैंने बताया इज एम आर, वॉज वर्ड मतलब वर्ब में आई एन जी, इट मीन्स ही इज़ रीडिंग
फिजिक्स दीज डेज। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको इस यहाँ पे रूल बता देता हूँ इसके साथ ही साथ में। एक मिनट, हाँ देख लो, आपको यहाँ पे वर्ड्स लिखा हुआ है नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, या दीज डेज, दीज मंथ, दीज ईयर। तो हम हमेशा वर्ब में ing वो भी क्या EZMR के साथ लगा के प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सी डैश द ट्रेन लास्ट नाइट। उसकी ट्रेन क्या हो गई, पिछली रात को छूट गई। अब मिस ऑप्शन में है, मिस दिया हुआ। अब देखो, जब भी किसी सेंटेंस में आपको दिख जाए लास्ट, जब भी किसी सेंटेंस में आपको दिख जाए एगो, जब भी किसी सेंटेंस में आपको दिख जाए यस्टरडे, जब भी किसी सेंटेंस में आपको दिख जाए जैसे कि 1955, 2019, 2018, जो पिछले सालों की कहानी बता रहे हो, उस सेंटेंस में हमेशा हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। ध्यान से सुन लेंगे आप लोग। तो देखो, मिस तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रॉन्ग है, हैज़ मिस्ड ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, रॉन्ग है। वाज मिसिंग रॉन्ग है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा मिस्ड। सी मिस्ड द ट्रेन लास्ट नाइट। आपने समझा ना क्यों मैंने इसको मिस्ड किया, क्योंकि ये सेंटेंस में जो है हमेशा जब भी कोई सेंटेंस जिसमें आपको दिख जाए एगो मतलब पहले, प्रीवियस बीते हुए, लास्ट अंतिम, यस्टरडे मीन्स कल, बीता हुआ कल, और 1945, 2000, 2019 ये सब जो कुछ दिया जाए तो आप ध्यान रखें। वैसे आपके एग्जाम में एगो, प्रीवियस, लास्ट, यस्टरडे जम के पूछते हैं, इसीलिए सारे वर्ड को जरूर 2 बार 3 बार आप सुन ले ताकि आपको ये सारे वर्ड याद हो जाएं। नेक्स्ट है आई रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब क्या होता है? इस रिग्रेट शब्द का मतलब होता है पछतावा करना। जब आप कोई बुरी काम कर दिए हो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, इट मीन्स जब से आपने पहले कोई काम कर दिया और उस काम की वजह से जो है ना आपको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, तो इस तरह के सेंटेंस में हम रिग्रेट शब्द का प्रयोग करते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, रिग्रेट ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है पछताना। रिग्रेट के बाद हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाते हैं और रिग्रेट के बाद हम वर्ब में ing भी लगाते हैं। अब समझेंगे, रिग्रेट के साथ हम वर्ब में ing तब लगाते हैं जब कोई काम हमने गलती कर दिया, ठीक है, और उस चीज़ को अब मैं पछतावा कर रहा हूँ। जैसे मैंने कल किसी को क्या किया, मैंने कल किसी को 100 रुपये दे दिया, अब उसके बाद मैं पछता रहा हूँ कि अरे मैंने बेकार उसको रुपये दे दिए, वो रुपये लेकर तो उसने जहर खरीद लिया, अब मुझे अफसोस कर रहा हूँ। तो अरे मैंने तो उस काम तो कर दिया ना, तो उसके बाद जो है जब मैं पछता रहा हूँ तो वहाँ पे रिग्रेट के बाद हम वर्ब में ing का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब जैसे मुझे कोई काम जैसे होने वाला है, उस काम को लेकर के मुझे अफसोस हो रहा है, मतलब आने वाले कामों के लिए, इट मीन्स तब हम वहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। अब देखोगे, रिग्रेट द, एक मिनट, आई रिग्रेट डैश द एग्ज़ाम ड्यू टू इलनेस। मुझे पछतावा है कि मैंने एग्ज़ाम को क्या कर दिया, मिस कर दिया। किसकी वजह से? तो बीमारी की वजह से। टू मिसिंग होगा क्या? टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। टू मिस हो सकता था, टू मिसिंग तो होना ही नहीं, बिल्कुल नहीं। मिस्ड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। रिग्रेट एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद हमेशा वर्ब में ing लगाना ही लगाना, आप याद रखो। इस वजह से यहाँ पे आई रिग्रेट मिसिंग द एग्ज़ाम, मुझे अफसोस है। किसके बारे में अफसोस है? जो मेरी एग्ज़ाम जो छूट गई उसके बारे में मुझे अफसोस है। क्यों छूटी? क्योंकि मैं बीमार था। नेक्स्ट नंबर 27, हाउ डैश शुगर वुड यू लाइक इन कॉफ़ी। आप कॉफ़ी में कितना चीनी लेना पसंद करोगे? चीनी, सबसे पहले आप चीज़ों को ध्यान सुनेंगे। चीनी को क्या आप काउंट कर सकते हो? क्या ये इसको गिन सकते हो? मैंने एक चीनी, क्या आपसे कोई पूछते तो बोलोगे हाँ भैया मुझे 6 चीनी दे देना, नहीं भैया मुझे 12 चीनी देना, नहीं ऐसा तो नहीं बोलते हो ना। अब बोलते हो हल्का चीनी देना, 1 चम्मच देना, 1 टीस्पून देना। इट मीन्स चीनी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जब भी कोई अनकाउंटेबल नाउन हो और उसमें हमें उसकी मात्रा बताना हो तो हम हमेशा मच का प्रयोग करते हैं। हाउ मच शुगर वुड यू लाइक इन कॉफ़ी। नेक्स्ट नंबर 28, हु डैश नॉट गांधी जी। गांधी जी को कौन नहीं जानता? बिल्कुल आप सब जानते हैं गांधी जी को। ये गांधी जी को तो पूरे 100 से ऊपर कंट्री में लोग जान रहे हैं, तो हम लोग कैसे नहीं जाने? हम लोग के देश के गांधी जी बिल्कुल जानना ही जानना है। अब इस सेंटेंस में देखो, हु डू नॉट नो गांधी जी, क्या होगा? क्या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? डू तो प्लूरल होता है, मगर मैं यहाँ पे सिंगुलर की मैं बात कर रहा हूँ, एक एक व्यक्ति की। कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गांधी जी को नहीं जानता? ऐसा तो नहीं होगा, तो हु डू नॉट नो ऐसा रॉन्ग हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है हु आर नो,
आर के साथ हम आईएनजी लगाते, वैसे नो में आईएनजी नहीं लगता मैं जानता हूँ, बट यहाँ पे ये तो आर नो नहीं होगा, हु आर नॉट नो गांधी जी, ऐसा तो कोई सेंटेंस ही नहीं है। यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा, हु डज नॉट नो गांधी जी। अब एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जब भी कभी कोई WH वर्ड आता है, उस WH वर्ड के बाद आप तुरंत बाद जो है, यदि आप वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप उस WH वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ड, जिसे आप एक्जुलरी वर्ब कहते हैं, उसको पहले लगाएं। यदि नॉट है तो उस एक्जुलरी वर्ब के बाद नॉट लगाएं, फिर वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म आप यूज़ करें जो भी है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हु डज नॉट नो गांधी जी, हु डज नॉट नो गांधी जी, कौन नहीं गांधी जी को जानता है। हु के बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग किया, फिर नॉट हो गया, फिर नाउ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, आपको यहाँ पे सही सेंटेंस फिर से चूज़ करना है। सी लिव्स टू एन अपार्टमेंट, क्या वो अपार्टमेंट को में रहती है, ऐसा तो नहीं होगा। सी लिव्स ऑफ एन अपार्टमेंट, वह अपार्टमेंट का रहती है। सी लिव्स ऑन एन अपार्टमेंट, क्या वह अपार्टमेंट के ऊपर रहती है। क्या सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, क्या वह एक अपार्टमेंट में रहती है। हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, वह एक अपार्टमेंट में रहती है। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस कम्बिनेशन वाला मिले या आपको इसको सही चूज़ करने वाला, आप क्या करना, हर एक 4 ऑप्शन को बारीकी से पढ़ते जाना। ये नहीं जल्दी जल्दी में भागते चलो, आपको कोई शताब्दी नहीं पकड़नी है, आप इजीली पढ़ के जाओ, ठीक है ना, आराम आराम से पढ़ते चलो और आप उसे ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो आपको वहाँ पे सही सेंटेंस इजीली मालूम हो जाएंगे। नंबर 30, डू यू वांट डैश विथ अस, क्या तुम चाहते हो हम लोग के साथ आना। डू जब भी आता है, डू डज डिड कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड, ये सारे वर्ड्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। तो डू के बाद देखो वांट मीन्स चाहना, मैंने बताया जिस भी हिंदी शब्द के अंत में ना वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब यहाँ पे वांट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दिया गया, ये तो सही है। तो डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, ये तो देखो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब भी आ चुका है, लेकिन कम का मतलब क्या होता है, आना ये भी वर्ब है। तो एक सेंटेंस में अब यहाँ पे तो 2 वर्ब चाहिए। अब 2 वर्ब को आने के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था, क्या जब भी 2 वर्ब आना चाहे तो हम एक वर्ब में टू लगा देते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव। तो डू यू वांट टू कम विथ अस, क्या तुम हम लोगों के साथ आना चाहते हो। क्यों लगाया, क्योंकि देखो यहाँ पे वांट एक वर्ब आ चुका है, तो दूसरे वर्ब को आने के लिए हमें उसे इन्फिनिटिव करना होगा, क्योंकि एक सेंटेंस में हम डबल वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते हैं एक ही सब्जेक्ट के लिए। नंबर 31, यू कांट गो, तुम नहीं जा सकते, क्या नहीं जा सकते हो, डैश द मीटिंग में अटेंड करने नहीं जा सकते हो। अटेंड होगा क्या, हो सकता है, क्यों नहीं होगा, होगा ही होगा। यू कांट गो अटेंडिंग, नहीं होगा, अटेंड कोई नहीं होगा, और टू अटेंड ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अब समझे। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज्ड, नीड, ये डेयर, ये सारे एक्सिलरी वर्ब्स मॉडल्स हैं। इन सब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, और डू डज डिड, इन तीनों के बाद भी, डू डज डिड के बाद भी और वो 13 मॉडल्स के बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो याद रखेंगे, इसी वजह से अटेंड यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिस वजह से हमारा राइट आंसर बनेगा यू कांट गो अटेंड। सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे एक चीज़ मैंने गलत बोल दिया। कांट का देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी लिखी हुई है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू कांट गो। अब बचा क्या, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, मतलब दोबारा वर्ब आना चाहता है, तो फिर उस वर्ब को आने के लिए क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे हमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना होगा। तो यू कांट गो टू अटेंड द मीटिंग, आप मीटिंग को अटेंड करने के लिए नहीं जा सकते हो। नंबर 32, माई फ्रेंड हैज़ बीन अपसेंट डैश मंडे, मेरा दोस्त अपसेंट है, मेरा दोस्त का नहीं आ रहा है, कब से नहीं आ रहा है, तो सोमवार से नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे समझेंगे, इस तरह के सेंटेंस में हमेशा हैज़ बीन, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था ना, जब भी इस तरह का सेंटेंस जो काम पहले से चल रहा हो, आपको उतना ध्यान नहीं रखना, लेकिन जिस सेंटेंस में आपको हैव हैज़ इस तरह से दिख रहा है और वहाँ पे ऑप्शन में फोर या सिंस दिया हुआ है, तो समझो यही दो में से कोई ना कोई एक होने वाले हैं। वो क्यों, ये दोनों नहीं होंगे। अब समझेंगे, सिंस का प्रयोग हम करते हैं, कब करते हैं, जब कोई निश्चित समय की बात हो, जैसे मैंने बोला सोमवार से, जैसे मैंने बोला बचपन से, सुबह से, 2018 से,
जनवरी से, रविवार से, तो इस तरह का समय क्या होगा, निश्चित हो गया। लेकिन मैंने बोला 2 घंटों से, 2 दिनों से, 2 पल से, 2 वर्षों से, 2 महीनों से, 2 सप्ताह से, ये सब क्या हो रहा है, एक अवधि बता रही है 2 घंटों से। इट मीन्स आपका 2 घंटे का समय खत्म हो चुका है। 2 दिनों से, 2 दिनों से आप क्या बोल सकते हो, क्या 2 दिनों कब से लेके कब तक शुरू हुई, नहीं ना बता सकते हो। इट मीन्स ये कोई फिक्स्ड टाइम नहीं हो रही बात। तो इस तरह के जब भी सेंटेंस आते हैं, जब फिक्स समय की बात होती है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। मंडे, इट मीन्स ये तो फिक्स ये तो फिक्स समय की बात हो रही है, जिस वजह से हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन वहीं पे 2 घंटों से लिखा रहता, सॉरी, तो हमें 2 आवर्स का यूज़ करना होता ना, यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं है। आप ध्यान रखेंगे, जिस भी सेंटेंस में 4 या सिंस लिखा हुआ मिल जाए, आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इट मीन्स हैव, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब में ing लगाओगे ही लगाओगे। नेक्स्ट, व्हाट टाइम डज द बस, कौन से समय में बस रवाना होगी, कहाँ को, लंदन को। अभी हाल फिलहाल में अपने इंडिया में दिल्ली से लंदन के लिए बस चल रही है। अब आप लोग भी सुने होंगे न्यूज़ में कुछ दिन पहले, लगभग ये 1 महीने पहले की ये न्यूज़ है। तो कौन से समय में लंदन के लिए बस रवाना होती है, इसका राइट आंसर बनेगा हमारा लीव। लीव मतलब होता है छोड़ना। तो व्हाट टाइम डज द बस लीव फॉर लंदन, वो लंदन के लिए कब रवाना होगी। नेक्स्ट नंबर 34, वन कैन डू इट, कोई भी काम खुद से कर सकता। अब देखो, वन कैन डू इट, योर सेल्फ, ऑन सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये क्वेश्चन एक न एक एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। आप ध्यान रखना, यदि आपके पास यहाँ पे ही लिखा, सॉरी, सी लिखा रहेगा तो हर सेल्फ का यूज़ करोगे, ही लिखा रहेगा हिम सेल्फ का यूज़ करोगे, वन लिखा रहेगा वन सेल्फ का यूज़ करोगे, और यू लिखा रहेगा तो योर सेल्फ का यूज़ करोगे। समझ में आ रहा होगा, वन लिखा है वन सेल्फ, यू लिखा है योर सेल्फ, ही लिखा है हिम सेल्फ, और सी लिखा है तो हम हर सेल्फ का प्रयोग करेंगे, जिस वजह से हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा वन कैन डू इट वन सेल्फ। नंबर 35, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, यदि आपका मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा सपोर्ट करें। एक्चुअली ये मैं बहुत अभी स्टार्टिंग है मेरे चैनल का, आप प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को ग्रोथ करवाने में मेरी मदद करें। डैश ही कम विथ अस, क्या वो हमारे साथ आ सकता है। डू ही कम विथ अस होगा क्या, ही तो सिंगुलर है, ही के साथ डू कैसे लगेगा, ये तो गलत बात है ना। डू तो लगना बहुत ना, ये तो पूरी तरह से इस क्वेश्चन के साथ बकवास हो जाएगा। इज ही कम विथ अस होगा क्या, मैंने आपको तुरंत कुछ दिन पहले बताया, जस्ट आपको कुछ 10 क्वेश्चन बिफोर। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद हम वर्ब में ing लगाते हैं। यहाँ पे देखो कम लगा हुआ, कम मतलब आना, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी तो गलत है, हट जाओ दो भी भाई। हैव के साथ तो कम लगा सकते हैं ना, हैव ही कम विथ अस, क्योंकि कम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है, कम, केम और कम। तो यहाँ पे हमारा हैव तो हो सकता है, चलो हैव मान लेते। विल भी हो सकता है ना, हाँ, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब आगे चलो, दोनों में से कौन होगा। यहाँ पे ही है, ही के साथ क्या हम हैव का यूज़ करेंगे, ही तो सिंगुलर वर्ब लेगा, ही के साथ तो हम हैज़ यूज़ करते हैं, जिस वजह से हैव भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा विल ही कम विथ अस, क्या वो हम लोगों के साथ आएगा। इस तरह से हमने आपके साथ 35 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ।